Hello students, welcome to the Interesting Chemistry. Interesting Chemistry में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करते हैं। यदि आपको क्लासरूम टीचिंग का अनुभव करना है तो आप इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के वीडियोस को देखिए। निश्चित रूप से आप ऐसा समझेंगे जैसे हम कक्षा में ही पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया, क्वांटम संख्याओं के बारे में बता रहा हूं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले वीडियो में बना दिया है। जैसे कि क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघाषीय क्वांटम संख्या, ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। और आज मैं आपको तीसरे नंबर का क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मुख्य क्वांटम संख्या कौन होती है? 1, 2, 3, 4। और इनको क्या कहा जाता है? KLMN के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पता है कि यहाँ ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ ये जो कोष होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? कक्षक कहते हैं। ये छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको दर्शाने के लिए, केवल बताने के लिए ये लाइन दिखाई है। नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसका एक निश्चित पाथ होता है, और पाथ को हम किसी भी लाइन या उसके द्वारा, एरो के द्वारा नहीं दिखा सकते, नहीं दर्शा सकते उस पाथ को। लेकिन समझाने के लिए हम आपको इस प्रकार का निशान, ये लाइन बताते हैं कि ये पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा कोष है। तो ये मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। अब इसी में ही कोष में उपकोष होते हैं, जो कि आपको द्विघाषीय क्वांटम संख्या बताती है, जिसमें L का मान निकालते हैं, मैंने निकालने बताए हैं। और उपकोष के अंदर ही क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो इसलिए यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने कक्षक होते हैं, तो आप निरुत्तर होंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, प्रश्न अधूरा है। कक्षक हमेशा उपकोष में मिलेंगे और उपकोष हमेशा कोष में मिलेंगे। इसलिए बगैर कोष के उपकोष और कक्षक का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चुंबकीय क्वांटम संख्या। उससे पहले फिर मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो यही मैंने संक्षेप में बताया, लिख दिया यहाँ पर। स्थिति एवं ऊर्जा, स्थिति और ऊर्जा को दर्शाने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ये उसी प्रकार से है जैसे पोस्ट ऑफिस में आप अपना घर का पता, एड्रेस देते हैं, जिला, तहसील और फिर आपका गांव। तो कोष जिले को प्रदर्शित करता है, उपकोष तहसील को प्रदर्शित करता है और गांव कक्षक को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप उसके अंदर चलते हैं। चौथा क्वांटम संख्या चक्रण है, वो अलग बात बताता हूं मैं आपको आज। सबसे पहले फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जीमैन इफेक्ट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जब किसी गतिशील वस्तु को, जो उससे संवेग उत्पन्न होगा, उस संवेग से, यानी विद्युत आवेशित वस्तु जब गति करती है तो उसके संवेग से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। यदि इस किरण को, किसी को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो फिर वो हमारी स्पेक्ट्रल रेखाएं वापिस विभाजित हो जाती हैं
जो ये दर्शाती हैं कि उपकोष में भी अन्य कक्षक होते हैं, उपकोष में भी अन्य भाग होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कक्षक कहते हैं। और कक्षक को फिर यहाँ शुरू से इसीलिए इसका नाम चुंबकीय क्वांटम संख्या पड़ा है। आशा करता हूं आपने चुंबकीय क्वांटम संख्या का नाम क्यों पड़ा, तो ये मैंने बताया आपको कि जब कोई गतिशील वस्तु आवेशित वस्तु गति करती है तो उसके संवेग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र से होता है, और उसके अंदर यदि हम उसी की किरण को या इसी स्पेक्ट्रल रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसमें स्प्लिट हो जाती है, वो विभक्त हो जाती हैं, जिसके कारण से हम ये कहते हैं कि कक्षक की धारणा उत्पन्न हुई है। अतः इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं और इसका संकेत m है। m के मान -l से 0, 0 से +l, यानी के बिना l के ज्ञात किए दिंगशीय क्वांटम संख्या के ज्ञात किए हम चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान ज्ञात नहीं कर सकते। और फिर ये l जो है वो n पर निर्भर करता है, अतः n का मान भी जानना जरूरी है। इसलिए n का मान पहले पता होना चाहिए, फिर हम l का मान निकालेंगे और उसके बाद फिर हम किसका मान निकालेंगे, m का मान निकालेंगे। ये मान कैसे निकालते हैं यह भी मैं बताने जा रहा हूं। उसके बाद में तीसरी बात जो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताती है वो ये बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन अब्र का विस्तार बताती है और उसका त्रिविम आकाशीय व्यवस्था कितना व्यवस्था होती है, अर्थात स्पेशल ओरिएंटेशन बताती है। और ओरिएंटेशन TATION ओरिएंटेशन, और जो कि कोऑर्डिनेट तीनों x y z। अब मैं यहाँ कभी तो मैं इलेक्ट्रॉन को कह देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, कभी मैं इलेक्ट्रॉन अब्र कहता हूँ। यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की द्वि नेचर होती है, ड्यूअल नेचर होती है। एक इलेक्ट्रॉन कणिका रूप में पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चीज है कि तरंग रूप में भी पाया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है, पार्टिकल थ्योरी है और एक वेव थ्योरी है, कणिका सिद्धांत, और दूसरा क्या आता है, तरंग सिद्धांत। ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे आपका सीलिंग फैन है, घर में आपका जो सीलिंग फैन है उसमें जब ऊपर आप देखते हैं, जब वो स्थिर होता है तो उसमें आप 3 ताड़ियां देखेंगे। इसका मतलब उसमें 3 कण हैं। जब आप उस पंखे को चलाएंगे, जब वो धीमी गति से चलता है तो आप उस पंखे में अलग अलग ताड़ियों को देख सकते हैं, दिखाई देती हैं कि ताड़ियां हैं। लेकिन जब आप उसको तेज तीव्र गति से घुमाएंगे तो वो सारी की सारी ताड़ियां मिलकर के एक चक्र बना लेती हैं, सफेद सा चक्र आपको दिखाई देगा जो कि क्लाउड के रूप में होता है। ठीक इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण गतिशील होता है नाभिक के चारों तरफ, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि पूरे रूप में क्या धुएं की तरह से फैल जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं। अतः कभी हम इसको इलेक्ट्रॉन कणिका रूप में ले लेते हैं, कभी हम इसको इलेक्ट्रॉन अब्र के रूप में लेते हैं। इसलिए ये जो आकार है, डंबल आकार का जो रूप है, ये इलेक्ट्रॉन अब्र का आकार है। किसका आकार है? इलेक्ट्रॉन अब्र का आकार है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि मैंने ये भी बताया है आपको कि एक दिंगशीय क्वांटम संख्या में कि S जो होता है, S उपकोष जो होता है वो गोलाकार होता है, P उपकोष क्या होता है, डंबल आकार होता है। डंबल आकार, क्या कभी आपने कल्पना की है कि डंबल आकार कैसे होता होगा? तो आज मैं आपको बताता हूं। गोल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो ये नाभिक है, ये रास्ता है और इसके बीच में नाभिक है और ये चारों तरफ क्या चीज है, घूमता चला जाता है। तो एस का आकार जो होता है,
एस की आकृति, आकार नहीं, आकार तो छोटा बड़ा होता चला जाएगा, गोला छोटा बड़ा गोला, उससे बड़ा भी गोला, लेकिन आकृति भी इसकी गोल है, तो इसकी आकृति गोल है। पी डंबल आकार का, डंबल आकृति का होता है, उसकी आकृति कैसी होती है, डंबल जैसी होती है। अभी डंबल क्या होता है, जब डंबल समझाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। तो देखिए ये क्या होता है कि पी उपकोष जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है वो ओवल शेप में लगाता है, इलिप्टिकल स्ट्रक्चर हो जाती है। यहां बीच में नाभिक है, आप समझिए मेरी बात को, यहां बीच में नाभिक है, और जब आप इसको इस तरह से देखते हैं तो नहीं होता, और जब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर दूंगा, यहां मैंने इसको हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन, नाभिक तो बीच में है, अब आपको ये शक्ल नाभिक कैसे घूम रहा है, यो, अब ये इलेक्ट्रॉन यो घूम रहा है, यो घूम रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है ये डंबल आकार दिखाई देती है। वैसे तो ये दिखाई, अब जैसे मान लो टेढ़ा है, अब यूं तो दिखाई देता हूं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इलेक्ट्रिकल में, लेकिन जब मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा तो इसकी आकृति ठीक ऐसी हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको ये दिखाया है, ये जो आकृतियां बनाई हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूं जाता है और यूं आएगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन, और नाभिक यहां बीच में रह जाता है, नाभिक यहां बीच में रह जाता है। आशा करता हूं कि आप इस तार की सहायता से, इसकी सहायता से आप ये समझते होंगे कि डंबल आकार क्या होता है। इस प्रकार से जैसे फिर आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस 3 होती है, एक्स, और ये फिर क्या हो गया, वाई हो गया। ये मान लो मैं एक्स मान लेता हूं और ये वाई मान लिया और ये जेड मान लिया, ये जो तीनों जो एक्सिस हैं इसमें यदि ये जो एक्स एक्सिस में घूमता है उसको पी एक्स, और जो जेड वाई में घूमता है उसको पी वाई, और तीसरे वाला क्या कहलाता है, पी जेड कहते हैं उसको। इस प्रकार से आप चुंबकीय क्वांटम संख्या को भी आप कह सकते हैं। उसके बाद में तो इनके नाम जो आएंगे इसमें तेरी मैं आपको निकाल के बताऊंगा, ये पी एक्स बोलेंगे, ये पी वाई बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, पी जेड बोलेंगे। उसके बाद में ये डी वाला बोला है, डी के नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और उसके बाद में डी जेड एक्स, एस को जेड को ऐसे बना लेते हैं, वाई जेड जेड एक्स, और उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर उसके बाद में डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 डी के होते हैं, इनके नाम आप इनकी संरचनाएं जटिल होती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, पूरा इलेक्ट्रॉन का पाथ है डी वाला। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा ये बता देता हूं मैं। यहां से मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहां ध्यान दीजिए मैं कैसे घुमा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन घूमने का जो राउंड है ये आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर ये चक्कर होता है। फिर ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, एक यहां से चला, यहां पर आया, यानी ए से चला, ये यहां से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस पर आया, और फिर इस पर यहां पर बी पर आएगा, बी से फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, फिर यहां ये सी पर आएगा, और सी से फिर क्या होगा कि यहां से जाता हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां से आकर के ये डी पर आ जाएगा, और इस जगह आने के बाद में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूमने का चक्र है। और ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो इलेक्ट्रॉन अब का एग्जिस्टेंस है, ये एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, इसलिए एक्स वाई कहते हैं। इसलिए इसको डबल डंबल शेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, डबल डी की जो आकृति होती है, डी की आकृति डबल डंबल होती है। पी क्या होती है, डंबल, और ये डबल दो डंबल बन गए हैं यहाँ पर,
तो इस प्रकार से ये जो लिखा बीच में यहाँ नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ, इस प्रकार से आप इसको समझो कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, ये लाइनें तो हम केवल समझाने के लिए बताते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां से गुजरता है कोई लाइन नहीं छोड़ता, लेकिन उसका पाथ हम आपको समझाने के लिए दर्शाते हैं कि इस पाथ से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये डी कक्षक भी होते हैं। उसके बाद में तो आप ये मैं आपको बताऊंगा, अभी आप आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको क्या बताता हूं, यहां से इनके वैल्यूज निकाल के बताता हूं, इनकी शक्ल समझ में आ गए होंगे कि इनके वैल्यूज क्या, कि कक्षक। पहले तो आपको मैं दो सूत्र देता हूं, आप बीच में नोट कीजिए कि एक कोष में कॉस में ई की संख्या बराबर 2n² होता है। एक कोष, कोई भी कोष होगा, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले कोष में n की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 2 तो 2 ही हो जाएंगे। दूसरे में आप यहां 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 8 हो जाएंगे। तीसरे में 18 हो जाते हैं, पता है। अब आपको बताता हूं कि एक कोष में कक्षक कितने होते हैं। कोष में, यहां नोट कर ले आप इसको, कोष में कक्षकों की संख्या बराबर, आप जानते हैं इस बात को, एक कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जब यहां 2 का गुणा किया तो यहां n² कर दिया। ये कक्षकों की संख्या है, कोष में कक्षकों की संख्या n²। अब आपको यदि मैं ये पूछूं कि पहले कोष में कक्षक कितने होते हैं, 1, दूसरे कोष में कितने कक्षक होते हैं, 2, 2 दूनी 4। ये 4 कक्षक कौन से होंगे, नाम बताओ। यहां इसका नाम आपको पता होगा, S, Px, Py और Pz। तो ये 3 और ये 4 कक्षक। अब मैं आपसे कहता हूं कि तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितना, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 कर देंगे। अब इनके नाम बताओ। तो तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या, उसमें S, Px, Py, Pz और फिर D के 5। तो 5 और 3 8 और 1 9, पूरे 9 के 9 आप कक्षक इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कोष में कक्षकों की संख्या। और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको ये बताता हूं कि उपकोष में क्या है, उपकोष में संख्या कितनी होती, 2l+1। 2l+1। l का मान आपको पता है कि मान लो l 0 है, तो 0, 2 × 0 + 1 मीन्स 1। इसका मतलब क्या चीज है कि इस उपकोष में उपकोषों की संख्या, यानी कि पहले इस उपकोष में उपकोषों की संख्या 1 है और दूसरे में मान लो l क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये l यानी कि ये उपकोष l के 2 की जगह आप क्या करेंगे, 2 × कितना कर देंगे, 1 करेंगे, +1 करेंगे, 2 × 2 = 3। यानी कि P उपकोष में ये सूत्र क्या है, उपकोष में कक्षकों की संख्या, यहां नोट कीजिए आप इसको कि उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है, ये आप बताइए। तो उपकोष 2l+1 के द्वारा आप निकालेंगे। मान लो उपकोष का मान वैल्यू, l की वैल्यू 0 है तो ये 1, और यदि l की वैल्यू मान लो 2 है, l की वैल्यू 2 है
तो 2 इंटू 1 और 3, और यदि L की वैल्यू एक है, L की वैल्यू यदि 1 है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, और यदि L की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यही बताता है कि S उपकोष में केवल एक ही कक्षक होता है, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, और D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये बीच में अलग से बात बताई मैंने कुछ सूत्रों के द्वारा। अब आपको मैं ये बताता हूं कि n, यहां से आप लेंगे n l m, यहां से आप n l m लेंगे। यहां से n लिया, n किसको रिप्रेजेंट करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। L किसको रिप्रेजेंट करता है? द्विदिशीय क्वांटम संख्या को। और M किसको रिप्रेजेंट करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या को। ये M किसको रिप्रेजेंट करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या को, ये M। और M की जो वैल्यू है वो मैंने बताई थी -L से 0 से प्लस L। ये मैंने आपको इसकी वैल्यूज बताई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले कोष में उपकोष और कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न क्या बना? पहले कोष में या के कोष में उपकोष और कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। तो यहां आप 1 लगाएंगे, n = 1। फिर आप L का मान निकालेंगे 0 से 1 - 1, क्योंकि 1 है इसलिए 0 से 1, 0 से 0, इसका मतलब L की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। L 0 से 1 - 1, 0, 0 से 0 मीन्स 0। और फिर M की वैल्यू निकालेंगे, M की -0, 0 प्लस 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई? 0 हो गई। अतः पहले कोष में एक उपकोष होता है जिसको 0 कहते हैं, और 0 जब उपकोष होता है तो उसका नाम S बोलेंगे, और इसके कक्षक को भी S ही कहा जाता है। इसके कक्षक को भी क्या कहा जाता है? X कहा जाता है। ठीक है। अब मान लो मैं आपको कहता हूं कि दूसरे कोष में, अब मैं आपको कहता हूं कि दूसरे कोष में उपकोष और कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। पहले दूसरे कोष में उपकोष की संख्या, उपकोष कैसे ज्ञात करेंगे? 2 नंबर आ गए, तो 2 में उपकोष की संख्या ज्ञात करो। पहले यहां उपकोष, ये उपकोष की संख्या बताएगा द्विदिशीय। 0 से, या n की जगह 2 रखेंगे, 0 से 2 - 1 यानी कि 1, 0, इसका मतलब 0 भी है और 1 भी। इससे का मतलब समझो, जब n की जगह आप 2 रख देते हैं तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 0 से 1, इसका मतलब 0 भी है और 1 भी है। 0 भी है और 1 भी है। इसलिए इसमें दूसरे कोष में जो उपकोषों की संख्या है वो 2 है। दूसरे कोष में उपकोषों की संख्या कितनी है? 2। इसको हम S कह देंगे, और एक को हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। ये बताया है मैंने, ये P बताया। इसको एक को हम क्या कहेंगे? P कहेंगे। अब हमें इन 2 उपकोष है तो दोनों उपकोषों के में कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उपकोष कितने हैं? 2 हैं। इन दोनों उपकोषों के लिए कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। कक्षकों की संख्या यहाँ m ज्ञात करना है। m के लिए L की वैल्यू, तो L की वैल्यू यहाँ कितनी है? 0, 0 -0 से 0 से प्लस 0, यानी कि यहाँ तो ये 1 ही आ गया।
ये L की वैल्यू आ गई। L की वैल्यू जब 1 है तो यहां -1 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे, यहां +1 रखेंगे, तो ये -1 0 और +1 इसलिए ये -1 0 और +1 यहां, इसका मतलब P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, तो इसको तो हम S कहेंगे और इनको कुल मिलाकर के तो P के भाग है ना, ये P के भाग हैं। इसलिए यहां पर हम ये कहेंगे कि जो x एक्सिस पर है वो px, जो y एक्सिस पर है वो py और जो z एक्सिस पर है z। तो ये 3 नाम हम अलग से इनके नाम दे देंगे, -1 -2 -3। तो इस प्रकार से हम दिए गए कोष में हम उपकोषों की और कक्षकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं चक्रण क्वांटम संख्या बताने जा रहा हूं। इसके बाद में मैं पूरी सारणी आपको बना के दिखाऊंगा क्वांटम संख्या 4 तक के लिए, तो आप उसको भी ध्यान दे देंगे। तो उसमें क्या करेंगे आप इसको, आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्रण क्वांटम संख्या 4थे नंबर की जो क्वांटम संख्या है ये क्या होती है। 4थे नंबर की क्वांटम संख्या, अभी जैसे मैंने बताया कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो फिर ये कैसे संभव है कि एक कोष में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं। ये प्रश्न है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ऋण को प्रतिकर्षित करेगा। तो फिर प्रश्न ये हो गया कि एक कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन रह कैसे सकते हैं, वो तो दूर दूर भाग जाने चाहिए। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में 2 गति होती है। इलेक्ट्रॉन में 2 गति होती है, 2 गति, मोशन, गति होती है। कौन कौन सी 2 गति? नंबर 1 वृत्तीय गति, वृत्तीय, इसको वृत्तीय गति लिख देंगे और इसको क्या कहेंगे, अक्षीय गति कहेंगे। अक्षीय गति। अब आप इसको समझो, मैंने क्या लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मैंने लिखा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। मैंने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति होती है। एक तो होती है वृत्तीय गति और दूसरा होती है अक्षीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति नाभिक के चारों तरफ जो गोले में सर्कुलर वे में जो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, उसको तो हम वृत्तीय गति कहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं। और वो 365 दिन में एक पूरा चक्कर करती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी 365 सही 1/4 मान लो उसको, तो वे क्या है अपनी पूरी, तो वार्षिक गति होगी उसकी 365, इसलिए वर्ष 365 का उसी। लेकिन पृथ्वी अपनी अक्ष के ऊपर भी घूमती है, अपनी अक्ष को, तो पृथ्वी जो घूम रही है तो अपनी अक्ष के ऊपर घूमती घूमती घूमती, इस तरह से वो अपनी अक्ष के ऊपर घूमती 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 और उसके पृथ्वी के चारों तरफ जो अक्षीय गति होती है, तो वो क्या होती है कि पूरे 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है।
उसको दैनिक गति बोलते हैं। तो उसको वहां पर ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है? दैनिक गति बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम उसको अक्षीय गति बोलेंगे, इसलिए वर्त में दो गति होती है, तो उसको गति। अब अक्षीय गति जो होती है, ये जो अक्षीय गति होती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हुआ, दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। इनकी जो अक्षीय गति होती है, एक इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे। ये तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ही याद रखें आप इसको, क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, ये विपरीत, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये विपरीत दिशा। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की अक्षीय गति क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। ये पहला बिंदु। उसके बाद में अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आवेशित हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आवेशित हैं। अब आवेशित होने के कारण से, जब मैंने पहले बताया था कि जब कोई आवेशित वस्तु गतिशील होती है तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगी। आवेशित वस्तु जब कोई गतिशील होती है तो वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। चूंकि इनकी गतियां विपरीत हैं तो विपरीत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। विपरीत चुंबकीय प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय प्रभाव और इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होगा। जब मैग्नेटिक प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट अपोजिट है एक दूसरे के, विपरीत है एक दूसरे के, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। इस कारण से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में स्थित रह सकते हैं, पाए जाते हैं। तो ये चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या के द्वारा हम ये बताते हैं कि कैसे करते हैं। अब इनको रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको ये कह दिया जाता है ऐसे तीर से, यानी एक को हम ऐसे कर देते हैं, एक ऊपर को, और दूसरा किसको जाता है? नीचे को। आपने देखा होगा ये तीर के निशान, ये क्लॉकवाइज और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज को जो है हम दिखा देते हैं। या इसको हम प्लस हाफ और इसको माइनस हाफ के द्वारा भी दर्शाया जाता है। चक्रों क्वांटम संख्या, स्पिन, इसका संकेत क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या का संकेत एस होता है। स्पिन, एस पर स्पिन क्वांटम संख्या होती है और इसका संकेत जो है वो एस होता है। इसलिए हम ये जो है बता देते हैं। तो इसको हम चक्रण, तो चक्रण क्वांटम संख्या, पहली तीन जो क्वांटम संख्याएं हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघर्षीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को दर्शाती है। जैसे जैसे नाभिक से इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है, इनकी ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। अर्थात पहले कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथे कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होगी। तीसरे कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दूसरे कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी, क्योंकि जो जो नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, त्यों त्यों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो पहले जो तीन क्वांटम संख्याएं हैं वो उनकी स्थिति बताती है, ऊर्जा बताती है, लेकिन चौथे क्वांटम संख्या जो है वो उसका चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर उनका ये संकेत बताती है कि किस प्रकार से एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब आपको मैं ये कहता हूं कि n=3 में कोष और कक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका और उसमें आपको ये पूछा गया
कि n इज इक्वल टू 3, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या 3 KLM n में n क्वांटम में उपकोष और कोषों की संख्या और उनके इलेक्ट्रॉनों का चक्रण चारों क्वांटम संख्याएं दिखाइए। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा n l m और s, ये n इज इक्वल टू 3, तो यहां से लगा करके आप 3 लिखते चले जाएंगे, 3 ही लिखेंगे, ऊपर से 3 लिखते चले जाएंगे। जितने भी आप खाने बनाएंगे सब में आपको कितना लिखना है? 3। अब आपको l का मान निकालना है। L का मान निकालने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था 0 to n-1, ये सूत्र दिया था मैंने। तो n इज इक्वल टू जब 3 है तो यहां 0 रखेंगे, 0 to 3-1, इट मीन 0 to 2, इसका मतलब 0, 1 और 2, ये मान होंगे। जब n इज इक्वल टू 3 है तो उसके l के मान में आप कितना रखेंगे? 0, 1 और 2। तो यहां आप 0 रखेंगे, यहां मैं 1 रख देता हूं और यहां मैं क्या रख देता हूं? 2 रख देता हूं। इसका मतलब हमने l के मान निकाल दिए। l के मान कितने होंगे? 1, 2, 3। ये 0, 1, 2 जो है किसको बताते हैं? 0 हमारा s है, 1 हमारा क्या चीज होता है? p, और 2 क्या होता है? d। 2 क्या होता है? d। यदि 4 देता तो यहां 3 लिख देता मैं, और 3 लिख करके उसको कह देता f। तो ये भी आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूं, अब इन तीनों के लिए ये 3 उपकोष हैं s, p और d, 0, 1 और 2, इन सब के लिए m का मान निकालो। किसका मान निकालना है? m का मान। तो यहां इस 0 के लिए m का मान मैंने ऐसे बताया, -l 2 0 2 प्लस l। तो यहां 0 है तो 0 से 0, इसका मतलब तो m का मान 0। m का मान कितना हो गया? 0 हो गया। और फिर यहां l का इस 1 के लिए आप क्या रखेंगे? -1, 0 और +1। तो यहां आप क्या कर देंगे? -1, यहां 0 और यहां क्या कर देंगे? +1। ये आपने मान निकाला। इसी प्रकार से इस 2 का मान निकालेंगे, -2, -1, 0, +1 और +2। क्योंकि जब आप यहां रखेंगे तो -2 से 0 से +2, 2 से 0 to 2 चलेंगे तो -2, -1, 0, 0 से फिर 2 पर जाएंगे, +1 और +2। इस प्रकार से आप इनके मान निकालेंगे। तो यहां अब आप जब आपने इनके मान निकाल लिए तो अब आपको s के मान निकालने हैं। ये कक्षक आ गए s, यहां पर आप इस तरह से दिखाएंगे कि इसमें ये कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक हाफ और एक -हाफ। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक +हाफ और एक -हाफ। इस प्रकार से सब में आप +हाफ -हाफ कर देंगे, सब में यहां +हाफ और -हाफ करके चलते चले जाएंगे सब में, तो सब आपका आ जाएगा। अतः यहां से जब आपने 3 है, अब आप इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनिए, n = 3, 2n² = 18, अर्थात इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन तो कितने कक्षक चाहिए? 9 कक्षक चाहिए। देखो 9 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9 कक्षक हो गए, और 9 कक्षक में एक दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। आशा करता हूं ये आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप क्वांटम संख्याओं के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं। उसके आधार पर हम कोष, उपकोष और कक्षकों का निर्धारण कर सकते हैं, उनकी आकृतियों का निर्धारण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन बता सकते हैं कि कौन सी दिशा में जाते हैं। तो ये था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अपने साथियों को बताइए। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको ध्यान से तो सीखना ही पड़ेगा। मेरे वीडियो को ध्यान से सीखिए, जरूर आपको निश्चित रूप से क्वांटम संख्याएं समझ में आएंगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताएंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।